तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने आखिरी देखा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी निकले अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में साबरमती आश्रम से और 241 मील पैदल चले और वहां से पहुंचे डांडी। डांडी जाने के बाद नमक की फैक्ट्री पर कब्जा करने का इरादा था, तब तक वहां पहुंच गई पुलिस, लेकिन बापू तो अपने बापू थे, तब तक बना चुके थे वो नमक। नमक बनाना सिर्फ एक सिंबल था, असल में यह था कि डिफाइंस दिखाना कि तुम्हारे लॉज को हम नहीं मानेंगे। और सॉल्ट लॉ पास हुआ था। एक्चुअल में क्या था? एक सॉल्ट मोनोपोली थी। क्यों नमक ही क्यों चुना गया ये समझो। वाई ओनली नमक? देखो भाई, कहानी ये है कि सिर्फ और सिर्फ नमक की अगर बात करी जाए तो वो इसलिए था क्योंकि सॉल्ट लॉ पास था इंडिया में, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर उसको सॉल्ट बनाना है तो पहली चीज तो उसको सरकार से पट्टा लेना पड़ेगा। पट्टा लेने का मतलब होता है लाइसेंस लेना पड़ता था, जमीन का पट्टा, जमीन अपने नाम करवानी पड़ती थी, कुछ लीज पे जमीन लेनी पड़ती थी, उसका लाइसेंस लेना पड़ता था और बहुत ज्यादा हेफ्टी फीस होती थी। अब क्योंकि ये इतनी ज्यादा हेफ्टी फीस होती थी, उस कारण से नमक जो था वो गरीब आदमी के पास अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा था। गरीब आदमी के पास ना यार, जो आपने सुना होगा कुछ नहीं तो नमक रोटी खा लेंगे। देखो, जब हम मिनिमम खाने की भी बात अगर हम एग्जाम्पल में भी लेते हैं ना, तो आप देखिए हम मिनिमम खाने में भी नमक रोटी बोलते हैं, माने रोटी हो जाएगी और साथ में नमक हो जाएगा, हम खा लेंगे, काम चला लेंगे। यहां पर नमक के ऊपर ही वार कर दिया गया था। अब वो नमक इतना महंगा हो गया था, गरीब आदमी खाना सोचिए मतलब सोच भी नहीं सकता था कि हम नमक खा पाएंगे। यही कारण था ये गांधी जी ने नमक को चुना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब उन्होंने नमक बनाया तो ये एक सिंबल था कि हम तुम्हारी अब कोई बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारा कोई लॉ नहीं मानेंगे। ये इस बात का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सूचक था। अब जैसे ही ये चीज हुई, ये सिर्फ कब हुआ है? 1930 में हुआ। 12 मार्च को गांधी जी निकले थे अपने फॉलोअर्स के साथ और 6 अप्रैल को पहुंच गए। ये सब डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कितने फॉलोअर्स के संग निकले थे, कहां से निकले थे, कहां पहुंचे थे, ठीक है। फिर खैर क्या हुआ, अब गांधी जी ने अब उन्होंने लॉ तो तोड़ा था तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब उनके अरेस्ट के बाद में ये पूरे भारत भर में ये चलने लगा। सरोजनी नायडू, उन्होंने उनके बाद कमान संभाली। धरासन एक जगह है, धरासन में सरोजनी नायडू ने शुरू कर दिया। फिर सी राजगोपालाचारी, इन्होंने क्या किया? तमिलनाडु में एक जगह है तिरुचिरापल्ली से लेकर के वेदारण्यम, तिरुचिरापल्ली से लेकर के वेदारण्यम तक की इन्होंने शुरू कर दिया, सी राजगोपालाचारी ने। सरोजनी नायडू ने शुरू कर दिया, धरासन जगह है वहां से शुरू कर दिया। और लेट्स नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत गजब का कंट्रीब्यूशन था। आप ये समझ लीजिए, इन्होंने जो काम किया खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने, ये बहुत ही बड़ा काम था। क्या था समझाते हैं, और इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी समझते हैं। देखो, पहली चीज ये समझना कौन से एरिया में ये काम करते थे। आज का जो आपने नाम सुना होगा खैबर पख्तून एरिया, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के समीप में पड़ता है, पाकिस्तान में ही है खैबर पख्तून एरिया। उस समय इसी को बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। माने ये पूरा खैबर पख्तून, सिंध, ये पूरा का पूरा एक सिंगल फ्रंट, एक प्रोविंस में आता था, जिसको बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ब्रिटिशर्स इसको बुलाया करते थे। अब यहीं से थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अब क्योंकि अच्छा, ये इन्होंने करा क्या था, इन्होंने पश्तून लड़ाके होते हैं, मैंने आपको पहले भी पश्तून लड़ाकों के बारे में बताया है। पश्तून एक वॉरिंग ट्राइब होता है जो वहाबी इस्लाम को फॉलो करते हैं। वहाबी इस्लाम आप समझते हैं, मारकाट वाली विंग, जो कि धर्मांतरण के लिए मारकाट में बिलीव करती है। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने क्या किया, पहले तो उनका, देखो वो लड़ाकू लोग हैं, मार्शल फैमिलीज को वो बिलोंग करते हैं, और उनका धर्म सेम रखते हुए उनकी विचारधारा में परिवर्तित किया। अब वही जो लड़ाकू हुआ थे, पश्तून लड़ाके थे, वो अब बिना किसी मारकाट के वो अब पीसफुल रहने का उद्देश्य दे रहे थे। साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पुरजोर तरीके से योगदान दे रहे थे। और उन्होंने अपनी एक विंग का नाम रखा था खुदाई खिदमतगार। उन्होंने एक अपनी विंग का नाम रखा था खुदाई खिदमतगार। तो ये खुदाई खिदमतगार ये कौन होते हैं? खुदाई खिदमतगार, देखो खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या हुआ, खुदाई खिदमतगार मतलब कि द सर्वेंट्स ऑफ द गॉड, ये मतलब हुआ। ये बाकी ये पश्तून लड़ाकों का एक ट्राइब था जिन्होंने, जो इनके अंडर काम करता था, और इन्होंने सबको यूनाइट करके रखा हुआ था। और ये सब नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट से खड़े हो रहे थे। ये वहां पर इन्होंने लॉज मानने से मना कर दिए थे, ब्रिटिशर्स के सारे लॉज तोड़ रहे थे, बट एवरी सिंगल थिंग नॉन वायलेंटली, बिल्कुल जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, बिल्कुल उसी लाइंस पे इसको कराया गया। अब इनके ऊपर बहुत सारी ब्रुटैलिटी करेगी, बहुत सारी, क्योंकि पुलिस को एक
चांस मिल गया कि अरे यार ये लोग तो वही लड़ाके हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे क्राइम करे थे, तो उन्होंने पुराने चार्ज भी ठोकने शुरू कर दिए इनके ऊपर। लेकिन इनमें से एक भी आदमी ने कोई भी हथियार नहीं उठाए। बहुत बड़ा काम है ये नॉन वायलेंस पे बिलीव करते रहे, और ये अब खुदाई खिदमतगार वाले लोग इतने फेमस क्यों हुए और ये इनको फ्रंटियर गांधी नाम कैसे मिला ये बताते हैं। हुआ क्या, अब ये जो खुदाई खिदमतगार थे यहां पर वुमेन एजुकेशन के लिए ये लोग प्रमोट करना शुरू करा। इन्होंने बोला महिलाओं के लिए एजुकेशन होनी चाहिए ना, कमिंग फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी एंड दैट टू फ्रॉम ये समझ, ये कंजर्वेटिव मुस्लिम कम्युनिटी थी, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कम्युनिटी साइड से ये लोग आ रहे थे, और अब ये रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे थे ये लोग। लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वहां पर एक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटीज रहती हैं जो मेन लाइन समाज से अलग है, जो मेन लाइन मुस्लिम समाज से अलग है। मेन लाइन मुस्लिम समाज एक ग्रोथ पे है, वहां पर ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है। ये ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी अब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बहाने अब ये जुड़ रही थी मेन लाइन मुस्लिम कम्युनिटी से, और इन्होंने भी पैरोकारी शुरू करी थी विमेन एजुकेशन के लिए, इक्वल राइट्स के लिए, और सबसे बड़ी बात सेक्युलरिज्म के लिए। इनको बिलीव नहीं था सुपीरियोरिटी ऑफ वन रिलीजन के लिए, इनको ऊपर बिलीव नहीं था, इनको बिलीव था प्लूरलिज्म के ऊपर और कॉस्मोपॉलिटन, माने सभी धर्म जो है वो बढ़िया है, सब अपने अपने तरीके से करो, रास्ता सबका अलग अलग है, चीज मंजिल सबकी एक है। तो ये बिलीव करते थे खुदाई खिदमतगार। एक बार क्या हुआ, मतलब इन्होंने ब्रूटैलिटी का एक आपको एक बताता हूं। एक बार एक मार्केट थी, क्या बोलते थे उसको, किला सड़क बाजार ऐसे करके एक मार्केट थी। एक बार ये हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि चलिए ऐसा करते हैं, सब लोग एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे, और उस नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए सब लोग, एक मार्केट बोली गई कि इस मार्केट में सब लोग इकट्ठा हो जाइएगा। उस मार्केट में सब लोग आए, और ब्रिटिशर्स को पता चला कि भाई इस मार्केट में इतने सारे हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी वहां पर, बोले कि इस मार्केट में सब लोग आ जाइए। लोग आ गए वहां पर, नॉन वायलेंट तरीके से विचार हो रहा था कि कैसे हम अपने मूवमेंट को और आगे बढ़ाएं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और यहां पर क्या किया गया, ब्रिटिशर्स ने जो जलियांवाला बाग में काम किया था वहां यहां फायर ओपन कर दिया गया। ब्रिटिशर्स के हिसाब से उन्होंने 20 लोग मारे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से इन्होंने लगभग 400 लोग मारे थे। 400 पीपल ऑन द स्पॉट गोली से मार दिए थे। ये इस तरीके की बर्बरता जो है ये इन लोगों ने करी है। तो लेकिन फिर भी नॉन वायलेंट रहे, तो इसीलिए अब आप समझ गए ना, क्योंकि अब यहां आपको पूरी चीज दिख रही होगी महात्मा गांधी वाली, यहां आपको पूरी चीज गांधी जी वाली दिख रही होगी। और क्योंकि ये गांधी कहां के थे, ये गांधी थे फ्रंटियर गांधी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये काम कर रहे थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया फ्रंटियर गांधी। क्या ये बात अच्छे से दिमाग में आपके बैठ गई? बोलो जी, मस्त तरीके से, कोई डाउट किसी को भी? शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़े। कोड हेल्पर मतलब हुआ कोई एआई टूल, फिर आ गया होगा। अब तो आप आजकल तो खूब सारे एआई टूल्स आ रहे हैं यार, बफरिंग नहीं हो रही होगी यार। हाँ चलो चलें आगे। 400 लोग सोचो मार दिए यार, कितना मतलब किस बर्बरता पूर्वक ब्रिटिशर्स ने काम करा था। खैर अब यहां पर होने क्या लगा, व्हेन ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग, एक अच्छी चीज भी हो रही है इस जगह पर, एंड दैट इज, एक अच्छी चीज जो हो रही है वो ये थी कि यार इस समय पूरी दुनिया के सामने अभी फिर भी अनरिजोल्यूट खड़े, सब लोग रिजोल्यूट खड़े हुए थे। अब ब्रिटिशर्स का भरोसा थोड़ा टूटने लगा था, उनको लग रहा था यार ये लोग हिल ही नहीं रहे यार। 1930 से ये लोग आंदोलन करे पड़े, लेकिन ये लोग हिल ही नहीं रहे हैं। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश सरकार थोड़ी सी टूटी, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1930 में ही, नवंबर 1930 में बुलाया इंडियन लीडर्स को कि भाई आप आइए, हम आपसे बात करने को तैयार हैं, आप आइए, हम आपसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये सब मत करिए भाई, ये डिसोबीडियंस जो हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको बंद करिए। अब इसी को बोलते हैं हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इन्होंने बुलाया, कब? 1930 में। देखना 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया, नवंबर 1930, और ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। यहां पर बुलाया यह गया कि भाई आप लोग अपनी अपनी बात बताइए, हम धीमे धीमे हम सत्ता का हस्तांतरण करने को तैयार हैं, धीमे धीमे हम सत्ता हस्तांतरण करेंगे आपको, आप हमको अपनी अपनी प्रॉब्लम बताइए, और हम एक आपको डोमिनियन स्टेटस थोड़े थोड़े टाइम में हम सोच सकते हैं, थोड़ा और ज्यादा हम पावर आपको दे देंगे। अभी आजादी की बात नहीं हो रही थी, अभी तो हम थोड़ा और आपको पावर दे देंगे। तो भाई यहां पर मुस्लिम लीग पहुंची, मुस्लिम लीग के साथ में डॉक्टर बी आर अंबेडकर पहुंचे। इसी के साथ में जब ये दोनों लोग पहुंचे, इन लोगों ने अपनी डिमांड रखी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरा बायकॉट कर दिया इसको। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला हम नहीं जाएंगे
जब तक कि हमारे लोगों को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने जितने हमारे भाई बहन थे उन्हें इकट्ठा, उनको तो आपने जेल में डाल रखा है अभी, और आप कह रहे हैं उधर की, क्योंकि जितने भी लोग करते थे इन्होंने खूब लोगों को जेल में डाला, और उधर एक पैक्ट, उधर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बोले दो लोगों के बीच में बातचीत कैसे होगी जब आपने हमारे लोगों को जेल में बंद करके रखा हुआ है, और हमने तो नॉन वायलेंट काम किया, हमने तो वायलेंस करी ही नहीं, फिर आपने जेल में कैसे बंद किया है। तब फिर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसीलिए क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस में अरेस्ट करे गए लोगों को रिलीज नहीं किया गया था, इसीलिए यहां पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको बायकॉट करती है और महात्मा गांधी यहां से वहां नहीं जाते हैं। अब ये बात पता चलती है कि यार जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल पार्टी, इस पार्टी के प्रेजेंस के बिना मुमकिन ही नहीं है कि हम ये टॉक्स को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पता चला हमने बढ़ाई भी, ये लोग वापस जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहेंगे नहीं साहब हम तो नहीं मानते, हम जाओ हम तो नहीं मानते, और गांधी जी फिर कोई नया मुद्दा लेके खड़े हो जाएंगे। उधर गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो ही इसलिए रही थी कि ये किसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोका जाए, लेकिन रोकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो बढ़ाए पड़े और उन्होंने आने से मना कर दिया। फिर वहां पर इस समय हमारे यहां पर लॉर्ड इरविन जो इंडिया के वाइसरॉय हुआ करते थे, इनसे बोला, इनको बुलाया गांधी जी, इन्होंने गांधी जी को बुलाया कि भाई गांधी जी 5 मार्च को 1931 5 मार्च को गांधी जी को बुलाया कि भाई गांधी जी देखिए ऐसा है, आप समझते हैं कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय कि भारत में शांति हो जाए, और आप भी समझ रहे हैं कि हम इन हालातों में हम बातें नहीं, आपको भी बात करनी है हमें भी बात करनी है, लेकिन इन हालात में हम लोग बात नहीं कर सकते, ये चीज आप भी समझिए। एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हम लोग बात करें नहीं कर सकते, इसको प्लीज शांत कराइए। यही गांधी इरविन पैक्ट था। बोले ऐसे कैसे शांत कराओ, हमारे वहां पर जितने हमारे इंडियंस हैं वो वहां पर बंद है। बोले ठीक है, हम आपके जितने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जितने भी लोगों को हमने अरेस्ट किया था, मैं सबको छोड़ने को तैयार हूं, A to Z, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, A to Z, एवरी सिंगल पर्सन जिसके ऊपर वायलेंस का चार्ज ना हो, बस हम उन सबको छोड़ने को तैयार हैं, आप इस मोमेंट को सस्पेंड कर दीजिए। दैट वॉज गांधी इरविन पैक्ट, कि यहां से लॉर्ड इरविन सारे लोगों को रिहा कर देते हैं कि ठीक है भाई गांधी जी आने को तैयार हो चुके हैं यार, ये आएंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये हिस्सा लेंगे, हम सारे लोगों को छोड़ देते हैं। इधर कांग्रेस से बोल देते हैं गांधी जी की ठीक है यार सस्पेंड कर दो मूवमेंट, अभी हम बहुत होपफुल हैं कि यार कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। इधर लंदन जाने के लिए वो राजी हो जाते हैं, और इधर कांग्रेस का 1931 का कराची सेशन होता है, सबको लग रहा होता है अरे वाह बहुत अच्छी बातें होंगी, क्योंकि एक होप था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि ठीक है भाई हम भी बात करने को तैयार हैं, प्लीज आंदोलन रोक दीजिए। तो दिख रहा था कि ब्रिटिशर्स बहुत डर गए हैं हमारे आंदोलनों से और चाहते हैं कि ये सब चीजों को रोक दिया जाए। उधर इंडियंस को रिलीज भी कर दिया गया था, तो काफी हद तक हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। और फिर यह था आओ अच्छा आप लंदन में आओ, हम बात करेंगे पक्का, सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर के आओ, जितने स्टेक होल्डर्स है सबको लेकर के आओ एंड वी विल टॉक। उससे जाने से पहले 1931 में कराची सेशन होता है। कराची सेशन में बात यही आती है, सबको लग रहा होता है अरे वाह बहुत बढ़िया यार, हमें आजादी मिलने वाली है अब और सारी बातें मान ली जाएंगी हमारी। आपको याद होगा लाहौर सेशन 1930 में हुआ था, जिसमें हमने पूर्ण स्वराज का भी नारा दे दिया था। उसी के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है, तो सबको लग रहा था हमारा ये सारा जो इफेक्ट है ये पूर्ण स्वराज की वजह से है। अभी अभी हमने इनको डराया धमकाया और अभी अभी ये लोग समझ भी गए इतनी जल्दी। सब खूब हर्षोल्लास से मामला भरा हुआ था और सबको लग रहा था बस गांधी सब लोग गांधी जी को छोड़ने आए। इनके शिप का नाम था राजपूताना शिप से गांधी जी जाते हैं लंदन और भारत में मिठाइयां बंटनी शुरू हो जाती हैं कि अब स्वराज आने वाला है। और वहां पर दिल्ली में वहां पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जाकर के गांधी जी बैठ जाते हैं, सब लोग बैठते हैं वहां पर कि भाई स्वराज आने वाला है अब। और इसी के साथ अब क्या होता है, जैसे ही वहां प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं विंस्टन चर्चिल, वो भी यहां आकर के बैठते हैं और बैठते ही जब गांधी जी को बोलते हैं ये कौन आधा नंगा फकीर यहां बैठा दिया, वी थॉट दैट इज अ मीटिंग ऑफ जेंटलमैन, और ये आधा नंगा फकीर कौन सा बैठा दिया यहां पर। इतना सुनते ही कि ये कौन आधा नंगा फकीर बैठा दिया यहां पर, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कांग्रेस गेट एनरेज्ड कि यार ये तो इस आदमी को हम फॉलो करते हैं भाई, इस आदमी के कहने पे हम जान माल तक हम दे सकते हैं और आप इन्हीं की बेइज्जती कर रहे हैं और इतनी दूर बुला करके हमको। तो उनको समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स की कहनी कुछ और है, कथनी कुछ और है, माने कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर है उनके, और दैट द ब्रिटिशर्स कांट बी ट्रस्टेड। तो उस मीटिंग को वहीं पर छोड़ करके वो लोग वापस आ जाते हैं और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू करते हैं।
तो ये सेकंड, यानी कि भारत से किसने पार्टिसिपेट किया? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, इन लोगों ने कब पार्टिसिपेट किया? सेकंड राउंड टेबल में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट राउंड टेबल इन्होंने बाइकआउट कर दी थी, सेकंड राउंड टेबल पे ये गए। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई है और आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझ आ रहा है सब कुछ स्टोरी फॉर्मेट में, ऐसा एफर्ट तो नहीं डालना पड़ रहा ना कौन सी चीज कब हुई थी वाला आसान है। देखो ये बता दूं, एक प्रॉब्लम आती है बड़ी बहुत, देखो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन समझना, लर्नर्स कंफ्यूज कहां होते हैं। 1930 में हुई थी या 1931 में हुई थी? ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आखिरकार हुई कब थी? ये फर्स्ट यहां पर हुई थी या यहां पर हुई थी? देखिए एक्चुअल में समस्या की जड़ है क्या? शुरुआत हुई है इसकी 1930 आखिरी के महीने में हुई थी, नवंबर दिसंबर में, और ये फर्स्ट राउंड टेबल खत्म हुई है 1931 जनवरी फरवरी में। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि 1930 के आखिर में भी चल रही थी और 1931 के स्टार्टिंग में भी चल रही थी, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन कभी भी अगर कोई पूछे कि ये कब हुआ था, तो हुआ था का मतलब कब शुरू हुआ था। तो पहला ऑप्शन जो आप टिक करेंगे वो इसको, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक में से एक हटा दो, 0। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें से एक, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। तीन हुई है, तीनों का बताते हैं अभी। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, ठीक है, ये कहानी हो गई क्लियर। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी तीनों हुई क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ठीक है, नाउ सी, सब हो जाएंगे अदिति, सब हो जाएंगे। अभी तो हम मोस्टली सेशन तो हम बताते चल रहे हैं ना, कौन से सेशन में क्या चीजें हुई थी। बाकी 5-6 बार जब रिवाइज करोगे तो सारी चीजें अपने आप ही दिमाग में रट जाती हैं। ठीक है, देखो भाई, अब समझना आप क्या करेंगे यहां पर। ऐसे समझिएगा कि 1930 में हमने क्या किया, 1930 की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब समझ लो इसमें क्या करेंगे हम लोग। व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्यों हुई थी? सारे स्टेक होल्डर को बुलाया गया, गांधी जी नहीं पहुंचे, कांग्रेस ने बाइकआउट करा, इसलिए वो फेल हो गई। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठापटक हो गई और काफी ज्यादा कहासुनी हो गई, तो इसीलिए वो भी बेकार हो गई। फिर ब्रिटिशर्स ने बोला अच्छा ठीक है, लेट्स लीव कांग्रेस हियर, इफ कांग्रेस इज नॉट इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस विद अस, वी डोंट नीड कांग्रेस। हम जितने स्टेक होल्डर्स अभी इस समय आए हुए हैं ना, लाओ एक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाओ, और इसमें जितनी भी पहले दूसरे में जितनी भी कॉन्क्रीट बातें नहीं हो पाई थी, इनका इंतजार हो रहा है, उनका इंतजार हो रहा है, सब गए थे लेने, हम सारे चीजों को फिक्स कर लेंगे। जितने भी लोगों को अपनी बातें, जमींदारों को अपनी बात बोलनी है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपनी बात बोलनी है, मुस्लिम लीग को अपनी बात बोलनी है, सब लोग अपनी अपनी बात बोलिए, हम देख लेंगे क्या करना है। ये बात हुई और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई। इसका असर भी अभी हमें देखने को मिलेगा। अब देखो भाई, ये तो हमने सारी बात देख ली क्या है यहां पर। अच्छा सुना, अब जब लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में जब ये बात हो रही थी कि हम आपके सारे लोगों को छोड़ देंगे, सरोजनी नायडू बहुत खुश, उन्होंने कितने महात्मा है दोनों, और उन्होंने बोला दोनों लोगों को, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी को बोला, आप दो महात्माओं के बारे में तो हम क्या ही बताएं, आप दोनों ही महात्मा हैं। प्रश्न आता है, लॉर्ड इरविन को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये सरोजनी नायडू ने इनको भी महात्मा बोला था जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हो रहा था तब। क्यों? क्योंकि ये प्रिजनर्स को छोड़ने वाले थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। नाउ कराची सेशन ऑफ कांग्रेस ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वल्लभ भाई पटेल जी के अंदर था, और इसमें सब बहुत खुश थे कि यार हम, उनको लग रहा था स्वराज आने वाला है। वो डिस्कस कर रहे थे कि जैसे होता ना, पापा जाने वाले हैं वहां दुबई, पापा ये लाना वो लाना, पता चला पापा की जाकर के फ्लाइट ही छूट गई वहां जाकर के। तो यही चीज हो रहा था, पापा वहां से जाकर के फंडामेंटल राइट लेकर के आना, पापा ऐसा है ज्यादा फोकस ना नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर करवाना, ये ब्रिटिशर्स ने पैसा चूस लिया हमारा। तो एक्चुअल में कराची सेशन में यही सब बातें हो रही थी, पापा जब वहां जाना तो वो लेकर के आना, पापा वहां जाकर के वो लेकर के आना। अब पता था पापा को वहां से डांट के हटा दिया जाएगा, वहां से हुआ क्या, यही हुआ, यही पापा को वहां से डांट कर, फादर ऑफ द नेशन ही तो थे ना बापू, बापू वाज द फादर ऑफ नेशन, तो पापा को डांट के वहां से हटा दिया गया भाई। तो अब समझ रहे ना, सोचो मयंक, यू कैन फील फॉर हर, है ना, बेचारी सरोजनी जी, है ना, बाद में कैसा लगा होगा बेचारी को, फालतू में महात्मा की उपाधि दे दी है। आओ आगे बढ़ते हैं। सो कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑलरेडी डन। हाँ, अब जरा डेट और टाइम देखो जरा, यहां पर देख रहे हैं, पढ़ जाओ एक बार, आराम से पढ़ जाओ, खूब बढ़िया से पढ़ जाओ, पूरा पन्ना पढ़िए।
पापा खा लिया था गए। मुस्लिम्स के पास तो सेपरेट इलेक्टोरेट था। हाँ, तो उन्होंने पापा के साथ चाचा को भी बोल दिया था ना कि जाना तो वो लेकर के आ जाना, चाचा ले आए। बात तो वही है, उन्होंने पापा के साथ चाचा को भी बोल दिया था कि जाना तो वो ले आना, चाचा जी ले आए। ओह, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, सो देखिए, सबके अपने अपने हक थे, सबके अपने अपने थे। मुस्लिम लीग कह रही थी कि भाई हमको मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट माने हर प्रोविंस में हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि भाई हमको दलितों के लिए चाहिए, बाकी से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है अभी, लेकिन हमको दलितों के लिए हमको चाहिए। मतलब प्रेडोमिनेंटली महात्मा गांधी वॉज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इंडिया, whereas Muhammad Ali Jinnah was representing the Muslim section of the society. Dr. B.R. Ambedkar was representing only the Dalit section of the society. ये डिफरेंस इन ओपिनियन हो रहा था यहां पर। अब देखिएगा, अब हुआ क्या 1900, अब जरा देखो यहां पर ये खत्म हुआ। अब यहां पर ये 1932 में जब ये खत्म हो रही थी, और यहां तक की सब डिसाइड हो गया था कि यार हाँ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो चुका था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज जस्ट ए स्टैंप कि भाई ये होने जा रहा है। अब यहां क्या हुआ, 16 अगस्त 1932, माने अभी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, लेकिन सेकंड में ही क्लियर हो चुका था क्या क्या चाहिए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने क्या बोले, बोले देखो ऐसा है, कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिए। गांधी जी एकदम समझ लो पगला आ गए ये देख करके। कम्युनल अवार्ड क्या था जानते हैं? कम्युनल अवार्ड क्या था? 20 सितंबर 1932 यहां पर, इससे पहले ये ऐसा हुआ क्या कि 20 दिन के अंदर गांधी जी को एकदम से करना पड़ गया, एकदम से उनको फास्ट फास्ट रख लिया उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर। इसके तहत सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोगों ने उनसे बोला था कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, सबको। मतलब समझो, जैसे मान लो 200 सीट है प्रोविंस किसी प्रोविंस में, मान लो कोई प्रोविंस है जहां पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, जहां पर 200 सीट की प्रोविंस है। अब उसमें पहले क्या होता था कि सारी सीटों के ऊपर अलग अलग पार्टियां कैंपेन करेंगी, और वो आराम से अलग अलग पार्टियां जो है वो कैंपेन करेंगी, और इसके ऊपर फाइट हो, इसके ऊपर फिर इलेक्शन होंगे, और जो जीतेगा देखा जाएगा। अब क्या हो गया, अब यहां पर उन्होंने बोला हिंदूज नहीं, बोले मुस्लिम्स का अलग है, बोले यूरोपियंस का अलग है, बोले जमींदारों का अलग है, बोले दलितों का अलग है। अब दलितों का अलग करने का मतलब समझिए क्या क्या है। भारत में 3250 तो ओबीसी कास्ट है, खाली में एसटी में तो अभी गया ही नहीं। 3250 तो ओबीसी है। ओबीसी दलित में नहीं आते, दलित में एससी और एसटी आते हैं। तो दलित का मतलब जिसका दलन हुआ हो, समाज का वो वर्ग जिसका दलन हुआ हो। दलन किसको कहते हैं पता है? जो दाल पीसने वाला दलना होता है ना, उसको दलन कहते हैं। तो माने समाज में जो पिसा हो वो दलित है, बस। तो दलित वर्ग जो है वो एससी और एसटी होता है। तो सोचो, और उनसे भी कई गुना ज्यादा एससी और एसटी होते हैं। तो सोचिए कितने सारे हो गए, और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया था। तो अब बचा क्या फिर? बोले कि सब तो फिर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, भारत पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब इस बात को लेकर के फिर गांधी जी फास्ट पे बैठ गए, बहुत ज्यादा एकदम। बोले खाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। इनको आपको याद होगा, ये येरवाड़ा जेल में बंद कर दिए गए थे। क्यों बंद करे गए थे? क्योंकि जब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस लौटे तो इन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सस्पेंड करके गए थे वो फिर से रिज्यूम करने की कोशिश करी। तब पुलिस वालों ने पकड़ के इनको जेल में कर दिया, क्योंकि शांत है, शांत रहने दो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनको जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। वहीं पर ये अनशन पे बैठ गए। अब जब ये अनशन पे बैठ गए, क्योंकि इनको बाकी सब ठीक था, ये दलित वाली बात से ना इनको सही नहीं लग रहा था, क्योंकि दलित वाली बात जो है अब मेन कांग्रेस के अंदर ही अब हिंदू कम्युनिटी को भी बहुत सारे फैक्शंस में बांट देगा, और फिर पूरा देश ही फैक्शंस में बढ़ जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब यहां पर क्या करें? फिर खैर 2 लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस चीज के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय। अब ये लोग गए, इन्होंने काफी बीच बचाव किया। बोले अब उधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं मान रहे कि नहीं, मैं दलितों का साथ नहीं छोड़ूंगा। इधर ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं जब तक खाना नहीं छोड़ूंगा जब तक दलितों के लिए ये वाली जो चीज बोली गई खत्म नहीं हो जाती है। फाइनली फिर येरवाड़ा जेल पूना में ही एक पैक्ट कराया गया इनके बीच में, आपका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और महात्मा गांधी, कि ठीक है मैं तैयार हूं, मैं वापस लेने को तैयार हूं अपनी कहानी। जो भी मैंने बोला ना कि मेरे को दलितों के लिए अलग से वो चाहिए, मैं तैयार हूं, इसको नहीं लूंगा मैं।
आप इस चीज पे तैयार रहो कि फिर ये बोलेगी ठीक है आप वो वापस ले लो, हम कांग्रेस के अंदर ही रिजर्वेशन कर देंगे। रिजर्वेशन कैसे था, जैसे मान लो 250 सीट्स थी और अभी तक मान लो 17 सीटें दलित्स के लिए रिजर्व थी और ये 17 से बढ़ा करके 90 कर दी गई थी। 90 सीट सिर्फ दलित्स के लिए रिजर्व रहेंगी प्रोविंसेस में। इस लेवल पे मतलब बहुत ही हाई डिग्री ऑफ रिजर्वेशन दिया गया, बहुत ही ज्यादा। आपको लग रहा होगा 90 सीट सिर्फ दलित्स के लिए रिजर्व है 250 में से, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। ये एक्चुअल में ये सही डेटा है, ये इतना ज्यादा डेटा करा गया तब वो मानेगी ठीक है हम वो वाला रिजर्वेशन छोड़ देंगे, मतलब हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं लेते हैं, आप हमें यहां पर हमको रिजर्वेशन दीजिए। तो फिर ये माना गया कि चलो ठीक है इतनी सीट में से 90 सीट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दलित्स ही लड़ेंगे। तब फिर जाकर के ये पूना पैक्ट शांत हुआ। अब और ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कुछ सर पे बंदूक रख के ये काम करवाया था, ऐसा नहीं है। देखो कहानी ये है कि एक्चुअल में गांधी जी को इन चीजों से बहुत इन चीजों के बारे में मालूम ही नहीं था कितना भारत में दलित के ऊपर समस्या है। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सारी बातें उनको बताई तो ये काफी ज्यादा मूव हुए और इसी के बाद इन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा, आपने नाम सुना होगा, ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खोली थी। फिर आपने ये सुना होगा एक हरिजन, ये टर्म हरिजन कहां से आया, 1932 के पहले कोई ऐसा टर्म नहीं था, ये इन्होंने लॉन्च करा। हरिजन जो टर्म है ये महात्मा गांधी ने कॉइन करा ताकि अनटचेबिलिटी भारत से जा पाए। अब वो कॉजेस, दलित के कॉजेस के लिए काम करना अब उन्होंने शुरू कर दिया था 1932 के बाद से, जब से वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के क्लोज संपर्क में आए, जब से दोनों लोगों ने दलित उद्धार के लिए काम शुरू किया, तब उनको समझ में आया कि भाई दलित की सिचुएशन भारत में काफी खराब है और इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। यहीं से फिर इंप्रूवमेंट्स हैं जो आप सुनते रहते हैं। अनटचेबिलिटी के विरुद्ध उन्होंने काम किया और हरिजन बोलना शुरू किया, ये सब उसके बाद में हुआ है। अच्छा, इसी के बीच क्या हुआ, अब इसी बीच क्या हुआ, अब कांग्रेस जब भी कोई चीज मिशन में फेल होती थी ना, कांग्रेस में एक नई पार्टी बन जाती थी। ये आपको याद होगा, याद है, हर बार ऐसा हो रहा है। जब भी कांग्रेस किसी बड़े मिशन में फेल होती थी, एक तरीके से देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से फेल हुआ तो फिर से एक नई पार्टी बन जाएगी, ये हर बार का है। जैसे आपको याद होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब फेल हुआ, फेल तो एग्जैक्टली नहीं कहेंगे लेकिन हाँ उतना सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, जो एम था वो नहीं पूरा हुआ। तो क्या हुआ, उस समय भी आपकी मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बना ली थी और एचआरएसए बन गई थी 1920 में। 1930 में फिर से देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हुआ, फिर से एक नई पार्टी बन जाएगी। अब इसका नाम क्या था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी बना ली गई। अब यार ये क्या है देखना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी बना ली गई। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी ये समझिएगा, देखो ध्यान से सुनिएगा। नहीं, अंबेडकर जी मतलब ही नहीं थे यार, देवर मतलब सी उस टाइम पर इंडिया जैसा नेशनलिज्म जो है वो चीज अलग थी। हर एक कम्युनिटी का एक एक हीरो था, समझो, एवरी हीरो वाज फाइटिंग फॉर हिज और एन और कम्युनिटी। हम आज के, अगर आप आज के चश्मे से देखेंगे ना तो आपको सब गलत लगेंगे। अगर आप आज के चश्मे से देखेंगे तो आपको, क्योंकि आज आपके लिए है ना एक पूरा भारत, हमारे लिए अवेलेबल है ना पूरा भारत। उस समय तो जो जिस समाज से आया है, जिसने जो समस्याएं देखी हैं वो उसके लिए लड़ रहा था। मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए लड़ रही थी क्योंकि उन्होंने वो समस्याएं देखी थी, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए समस्याएं देखी थी क्योंकि वो जिस वर्ग से आ रहे थे उन्होंने खुद के साथ सारी प्रॉब्लम्स देखी थी। हम आज के चश्मे से उधर देखेंगे ना तो हमें आधे लोग सही लगेंगे, आधे लोग गलत लगेंगे। उस समय की सिचुएशन ही कुछ और थी और हर कोई अपने समाज का हिस्सा था। अब हम कहें कि बिरसा मुंडा मतलबी थे, नहीं। हम कहें कि जितने भी पेजेंट रिवोल्ट हुए वो मतलबी, नहीं। जो उन लोगों ने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, और एक सोचने का एक दायरा है, हो सकता है वो अपने समाज के लिए सोच रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। हर आदमी दूसरे के लिए थोड़ा सोच पाता है, उन्होंने अपने खुद के समाज के लिए सोच लिया, यही अपने बड़ी बात है। पूरे देश के लिए सोच पाए, ये तो थॉट प्रोसेस है, वो किसी किसी का होता है। चलिए खैर, आइए गांधी जी के संग जो चीजें घटी, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी पूरे देश के लिए सोच के आ रहे थे, तो उनका लाइफ स्टाइल, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी सबके लिए सोच पाए, बस ये चीजें हैं। तो अब देखिए, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, इनको प्यार से लोकनायक बोला जाता था, बहुत ही पसंद करते थे लोग इनको। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हुआ। जब फेल हुआ तो आप जानते हैं फिर से नई पार्टी पैदा हो जाएगी। कांग्रेस ने बोला ये सब अमीरों की पार्टी है, ये इस पार्टी में ना यही प्रॉब्लम है, हर कोई तो विलायत से पढ़ के आया हुआ है। बात भी सही थी, लॉयर्स थे, जमींदार थे, सब यही सब थे वहां पर। तो बोले ये सब विलायत की पार्टी है और ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, इन्हें क्या पता गरीबों की प्रॉब्लम क्या है। तो इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, बोले कांग्रेस में ही एक और हम पार्टी विद इन द कांग्रेस हम बनाने जा रहे हैं,
कांग्रेस समाजवादी पार्टी, यानी ये वही कांग्रेस पार्टी है लेकिन समाजवादी है। समाजवादी मतलब सोशलिज्म, यानी कि अमीर गरीब नहीं, यहां सब बराबर, यानी यहां ट्रांसफर ऑफ वेल्थ होगा, अमीर से गरीब की ओर ट्रांसफर ऑफ वेल्थ होगा। अब ऐसा आप बोलेंगे तो देखो पैसे वाले लोग कम होते हैं, कम पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा जाहिर सी बात है ऐसा बोलेंगे तो बुरा लगेगा उनको जिनके पास पैसा है 5-7% के पास में। अच्छा 93% लोग लेकिन आपकी जय जयकार ही करेंगे, तो इंसान के कान में तो जय जयकार ही न जाएगी। तो यही हुआ यहां पर भी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी बना दी गई। अब बोला गया हम सोशलिज्म लेकर के आएंगे, हम अमीरों से पैसा ट्रांसफर करेंगे गरीबों में। अब यहां जय हो जय हो जय हो जय हो गया यहां पर। तो अब कौन कौन लोगों ने करा था ये? आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी एंड अशोक मेहता, इन लोगों ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई 1934 में। और आपको कुछ नहीं करना, बस इतनी सी बात करी।